नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। चुनावी बिसात बिछने लगी है। किसका होगा सिंहासन, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, यह नेता नहीं बल्कि जनता तय करेगी। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक एक सीट का हिसाब करेंगे, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और लगाएंगे सटीक अनुमान। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी सीधी लोकसभा सीट की। लोकसभा सीटों में सीधी सीट भी शामिल है। इस सीट पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार डॉक्टर राजेश मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनकी टक्कर कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से होगी। बता दें कि सीधी लोकसभा सीट 3 जिलों को मिलाकर बनाई गई है। इसमें सीधी और सिंगरौली जिला शामिल है, जबकि शहडोल का कुछ हिस्सा ही इसमें आता है। अगर इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो सीधी शुरुआती दौर में सोशलिस्टों के कब्जे में थी। पहले 2 चुनाव में शहडोल सीट के साथ जुड़ी थी, फिर कांग्रेस ने यहाँ अपनी पैठ बनाकर इसे अपना गढ़ बना लिया। साल 1962, 1967, 1980 और 1984 और 1991 में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। हालांकि बीच में कई बार जनसंघ और भाजपा के प्रत्याशी भी जीते। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के कई दिग्गजों ने हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल और भैया और भाई राव और राण बहादुर सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। साल 1989 के आम चुनाव में बीजेपी ने पहली बार सीधी लोकसभा सीट से चुनाव जीता, लेकिन इसके बाद यहाँ बीजेपी की पकड़ मजबूत होती गई। सिर्फ साल 2007 के उपचुनाव को छोड़ दें तो हर बार बीजेपी ने बाजी मारी है और साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 चुनाव जीतकर भाजपा हैट्रिक लगा चुकी है। यहाँ बीजेपी का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रूपेश चतुर्वेदी, हमारे संवाददाता हैं सिंगरौली से, विनोद दुबे हैं, नेता बीजेपी के हैं, प्रवीण चौहान है, कांग्रेस नेता हैं, और अखिलेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रवीण जी आपसे करते हैं। बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है। आपने कभी बहुत पहले वहाँ आपका गढ़ रहा था, लेकिन चाहे अजय सिंह राहुल भैया हों, चाहे इंद्रजीत पटेल हों, ये चुनाव हार चुके हैं। इस बार कमलेश्वर पटेल पर दाव लगाया। क्या लगता है आपको, किला ढहा देंगे? ठीक है, आ रहा है। प्रवीण जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, वहां से म्यूट है शायद। देखिए, जिस तरीके से जनता का रुझान लोकप्रिय प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी की तरफ है और जनता ने पूरी तरीके से मूड बनाया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है और परिवर्तन लाना है। जो सबसे बड़ा जनता का उद्देश्य है कि इस बार परिवर्तन लाना है। जनता ने पिछले कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके देख लिया कि 100 किलोमीटर की रोड सीधी सिंगरौली आज तक नहीं बन पाई। सिंगरौली जिले में कोई बाईपास नहीं बन पाया। जो हमारे डीएमएफ का पैसा है वो अन्य जगहों, अन्य प्रदेशों में खर्च हो रहा है। और चाहे वो आवागमन की स्थिति हो, चाहे रेल की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे सिंगरौली जिले के युवाओं के रोजगार की बात करें, सिंगरौली ना कहकर बल्कि लोकसभा सीधी सिंगरौली के युवाओं के रोजगार की अगर बात करें तो बद से बदतर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। तो जनता ने मूड का परिवर्तन बनाया है और निश्चित तौर पर विजय कमलेश्वर पटेल जी को इस बार मिलेगी। और लेकिन प्रवीण जी, लगातार उनके वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। वहां पर आपकी पार्टी, आपके नेता गुटबाजी से जूझ रहे हैं। चाहे अजय सिंह राहुल भैया की बात कर लें, चाहे कमलेश्वर पटेल की बात कर लें, अलग अलग नाम पर सवार हैं। एक क्या नहीं दिख रही है वहां? नहीं, बिल्कुल एकता है। अजय सिंह राहुल भैया पूरे मन से, पूरे ताकत से लगे हुए हैं और अजय सिंह राहुल भैया जिस तरीके से जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक नई लहर और नई ऊर्जा पैदा हुई है। दोनों नेता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित हम लोग जीतेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मानिक सिंह चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने डेरा डाल करके रखा था। यही अजय सिंह राहुल भैया है जिन्होंने अपनी ताकत पर मानिक सिंह को जिता करके दिल्ली भेजने का काम किया था। आज पुनः अजय सिंह राहुल भैया उसी ताकत के साथ कमलेश्वर पटेल जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार। लेकिन वही अजय सिंह भैया आपके जीत नहीं पाए खुद भी ना। लेकिन प्रवीण जी खुद तो नहीं जीत पाए थे वो,
देखिए वो परिस्थितियां क्या थी, कैसी थी, हम खुद आश्चर्यचकित है कि जहां पर कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिलना चाहिए था, वो ईवीएम का खेल था, क्या था वो, जनता के समझ के बाहर थी 2019 का लोकसभा। इस बार हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, पूरा उम्मीद है, अनुमान है। ठीक है चौबे जी, वो कह रहे हैं बदलाव का मूड बना चुकी है जनता, एकता के साथ मैदान में है कांग्रेस, और इस बार आपने जो किला बना रखा है, अपना गढ़ बना रखा है, उसको छीन लेगी। विनोद जी। जी, आवाज थोड़ा कम आ रही है। आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है, कम आ रही है। कम आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आवाज बढ़ाएं। उनका सवाल है कि एकता के साथ मैदान में है वो, और इस बार आपसे आपका किला छीन लेंगे। 3 बार से आप लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बदलाव का मूड बना चुकी है जनता। देखिए, वो तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा चुका है कि परिणाम क्या था। और रही बात इस तीसरी बार भी, तो तीसरी बार भी देख लेंगे, क्योंकि इनकी नेताओं में खुद ही एकता नहीं है। एकता की क्या बात करेंगे। आपने भी पिछला कई चुनाव देखा है कि अजय सिंह राहुल जब चुनाव लड़ते हैं तो कमलेश्वर पटेल विरोध करते हैं, और जब कमलेश्वर पटेल लड़ते हैं तो दिखावी के लिए भले मंच पर आ जाएं, लेकिन हम इनके नेताओं में कोई एकता नहीं है। और रही बात इनके नेताओं में एकता हो या ना हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने यहाँ से हमारे सांसद प्रत्याशी माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी पूर्ण बहुमत के साथ और अधिकतम सर्वाधिक वोटों के साथ चुनाव इस बार जीतेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, सड़क का मामला हो चाहे अन्य विकास की योजना है, वो नहीं हुई पूरी, इसलिए जनता भी नाराज है। तो और अजय सिंह राहुल भैया लगातार प्रचार कर रहे हैं, मंचों पर मौजूद हैं, और आप कह रहे हैं गुटबाजी है। वो तो देखिए दिखावट के लिए है, बाकी नेताओं से संबंध सबके हैं, कौन किस तरह से बात करता है, क्या प्रचार कर रहे हैं, सब कोई जानता है। और रही बात जो विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे केंद्र की सरकार ने दी। एयरपोर्ट की सुविधा हमारे सिंगरौली जिले को मिला। नवोदय विद्यालय हमारे सिंगरौली जिले को मिला। माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे सिंगरौली जिले को मिला। और आज सड़क की बात करें तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है। किस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है, और निराधार होकर के ये लोग चुनाव मैदान में आए हैं। अब इनके कमलेश्वर पटेल के पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं, इंद्रजीत पटेल जी भी चुनाव लड़े, माननीय सांसद रीति पाठक जी ने उनको हराया। और इनके जो अभी लगे हैं राहुल भैया भी लगे हैं, इनके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको भी हराया चुनाव। और अब बारी है उनके पुत्र की, तो वो भी चुनाव हारेंगे। ठीक है, तो चौहान साहब, दिखावटी है आपकी एकता, वो कह रहे हैं हो सकता लगातार है हारते रहे हैं, इस बार भी हराएंगे, चौथी बार भी। हो सकता है कि शिवराज सिंह जिस प्रकार से ये प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार दिखावटी होगा। हो सकता है कि मंच पे राजेश मिश्रा जी के साथ रीति पाठक जी बैठ रही हैं, कांत शीर्षदेव सिंह जी बैठ रहे हैं, गिरीश द्विवेदी जी बैठ रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम विधायक बैठ रहे हैं। हो सकता है कि उनके प्रचार प्रसार दिखावटी होंगे, लेकिन हमारे कांग्रेस में हमारे शीर्ष नेता माननीय अजय सिंह राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल जी और पूरी कांग्रेस पूरे ताकत के साथ इस बार इनके गढ़ को तोड़ने का काम करेगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पनपा है, जनता पूरी मूड में है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। मैं बता दूं कि श्रीमती रीति पाठक जी 10 वर्षों से लगातार सांसद रही हैं। उनका किला जो है, उनका किला नुमा महल सिंगरौली में जरूर निर्मित हो गया, लेकिन सीधी सिंगरौली के लोगों के लिए सड़क नहीं बन पाई। और मेरे द्वारा स्वयं 110 किलोमीटर की पद यात्रा उक्त सड़क को लेकर के की गई थी। बहुत ही खेद का विषय है कि चलिए अब हमारे पास सिंगरौली बहुत अखिलेश जी भी हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। अखिलेश जी, क्या कांग्रेस में एकता नजर आ रही है, और आपको लगता है कि माहौल कुछ ऐसा है कि बदलाव ला सकती है कांग्रेस? अभी सर मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस बदलाव लाएगी। जिस तरह से मोदी फैक्टर अभी चल रहा है देश भर में, विधानसभा चुनाव 2023 में ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बाजी फिर से मारेगी, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाई। कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी। 2024 में भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा मुझे भारी महसूस हो रहा है।
लेकिन आपको लगता है कि एक हो गए हैं, चाहे अजय सिंह राहुल भैया की बात हो, जिस तरह से कमलेश्वर पटेल और उनके बीच में खटास थी, अब वो दूर हो गई है, मन से लगे हुए हैं वो, या जो बीजेपी कह रही दिखावटी है उनका मंच पर मौजूद होना और प्रचार करना? देखिए, राजनीतिक दल है, इनको अपना भाई इनका अपना नजरिया परिदृश्य है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी भाजपा का पल्ला भारी। तो प्रवीण जी, अभी भी भाजपा का पल्ला भारी है, भले ही आप कह रहे हो मोदी फैक्टर काम कर रहा है, आपके पास वैसे चमत्कारी नेता नहीं है, सिर्फ अकेले एक प्रत्याशी के भरोसे आप मैदान में हैं। देखिए, जनता ने पूरी तरीके से मूड बनाया है। हमने पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। रहा सवाल अजय सिंह राहुल भैया का, तो राहुल भैया जितना समय अपने स्वयं के चुनाव में उन्होंने नहीं दिया था, उससे कहीं ज्यादा समय कमलेश्वर भैया के चुनाव में वो लगे हुए हैं। कमलेश्वर पटेल जी उनके एक छोटे भाई की तरह है और पूरी ताकत के साथ हम सब उनके कार्यकर्ता हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो हारेंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी। चलिए प्रवीण जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता रूपेश जुड़े हुए हैं, उन्होंने जनता का मन टटोला है, जनता से बात की है, मतदाताओं से, और नब्ज को समझने की कोशिश की है। रूपेश, क्या माहौल है? क्या जो प्रवीण जी कह रहे हैं वो असरकारक दिख रहा है, या जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी भी मोदी फैक्टर का असर है, बीजेपी का पल्ला भारी है? आपने लोगों से चर्चा की है, क्या निकला उसका निष्कर्ष? जी ब्रिजेश जी, बता दूं कि अभी यहाँ पे जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और हमारे सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। आपको जहां तक पार्टियों की बात बता दें तो भाजपा अपने 400 पार नारे के साथ मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ उतरी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरा उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा सांसद रहे हैं और वो सबसे बड़ा इनके दोनों के बीच रोड़ा मड़े हैं, क्योंकि उनका वर्चस्व भी काफी तगड़ा है यहाँ पे और वो अपने जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। जो अजय प्रताप सिंह हैं वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उम्मीदवार के रूप में उतरे हुए हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें उनके द्वारा यहाँ पैदा की जा रही हैं। जहां जनता की बात करें तो यहाँ पे जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे सड़क प्रदूषण और विस्थापन सबसे बड़ा दंश झेल रही है सिंगरौली की जनता, जिसके कारण लगातार उपेक्षा की जाती है, लेकिन जनता वोट अपना हर बार उन्हीं को देती है। जी ब्रिजेश जी। अजी रूपेश जी, आप तीसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं, अजय प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं, तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं या कांग्रेस को? जी, क्या है, वो एक व्यक्तिगत समाज से आते हैं तो वो दोनों के ऊपर ये प्रभाव डाल रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। तो अखिलेश जी, अजय प्रताप सिंह कितने ताकतवर नेता के रूप में वहां पे मैदान में हैं और किसको प्रभावित कर सकते हैं जो उनका वोट बैंक है उससे? आप देखिए, उनको तो मेरे समझ से जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कैडर बेस वोट है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ वोट और मिलेंगे उनको, लेकिन जीतने की कगार पर नहीं है मेरा जज, क्योंकि वो भाजपा नहीं, लेकिन किसी का खेल तो बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी से आते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट बैंक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर विधानसभा में अपना विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करता है, अपना कैडर बेस वोट ले जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये भी लोकसभा में अपना काम बेस वोट गोंडवाना का लेंगे और कुछ अपने समाज का वोट लेंगे, इससे ज्यादा वोट नहीं मिलेगा इन्हें। तो नुकसान क्या अभी भी इनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था, 15-20 दिन पहले ही राज्यसभा से रिजाइन करके इन्होंने फिर गोंडवाना गणतंत्र से चुनाव लड़ा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि खेल बिगाड़ रहे हैं, जो कैडर बेस वोट है वही इनके पास जाएगा। बाकी ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे देश में सरकार बनाएगी। नहीं, सरकार बनाने से नहीं है, लेकिन यदि उनका वोट बैंक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, किसी एक पार्टी के पक्ष में जा सकता था वो वोट बैंक। जहां तक मेरी समझ है कि वो वोट बैंक कांग्रेस में जाता है यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी ना होती तो। हाँ, कांग्रेस में कुछ जाता, कुछ बीजेपी में जाता, लेकिन वो दोनों का वोट काट रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान दोनों का नहीं है। ठीक है, तो प्रवीण जी, नुकसान तो आपको भी पहुंचा रहे हैं। तीसरा जो व्यक्ति खड़ा हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे हैं। अभी ये हमारी पार्टी में गुटबाजी की बात कर रहे थे, जो कि स्वयं इनके पार्टी में गुटबाजी है। प्रत्याशी बनकर के इनके ही राज्यसभा के सांसद मैदान में उतरे हुए हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदरूनी अजय प्रताप सिंह का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस को कहीं दूर दूर तक नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। जो भी नुकसान हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और ये बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर
जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। तो विनोद जी वो कह रहे हैं कि आपके बागी प्रत्याशी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से खड़े हुए हैं वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका फायदा कांग्रेस उठा ले जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, उनसे उनके खड़ा न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक कैडर वोट है। कोई भी खड़ा होगा उसको उतना वोट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने सिद्धांत पर रहता है। हाँ विनोद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से संपर्क टूट गया है। तो रूपेश, इसके अलावा भी अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं, बसपा भी मैदान में है, बाकी के उम्मीदवार किन मुद्दों को लेकर और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सीधी सिंगरौली में लगी हुई है, जिससे कि आपको लगता है कि ये असर कारक होंगे, जनता इन पर ध्यान दे रही है? रूपेश, अखिलेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अखिलेश जी जी सर, जातीय आधार पर भी बड़ा फैक्टर होता है। हम यदि बिंद की बात करें तो जिस तरह से जातीय आधारित वोट बैंक भी रहता है और उस वर्ग को लिए जाता भी है। बसपा भी मैदान में है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बाकी के उम्मीदवार हैं देखिए कितना मैंने नुकसान पहले ही पहुंचा है? बोल दिया है कि पूरे लोकसभा चुनाव में अभी भी मोदी फैक्टर है, इनकी सारी योजनाएं हैं। और दूसरा जो गोंडवाना का है और बसपा का राष्ट्रीय परिस्थिति क्षेत्र में देख लीजिए, कोई एक भी सांसद नहीं है इनका। इनका ये है कि बेस वोट बरकरार है, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना का बेस वोट है, लेकिन वो बेस वोट के भरोसे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पूरे मैं बिंद की बात करूं तो मतलब कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर बाकी सब मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल मोदी फैक्टर भारी पड़ रहा। अभी इनका राम मंदिर मुद्दा था, इनके जो वादे थे, मैनिफेस्टो था इनका बीजेपी का, जो संभालने से या पहले से ही जो रहा हो, उस मुद्दे पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में काम किया है। चाहे कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, 370-35 से हटाया, और अभी इन्होंने सीए लागू कर दिया, जो इनके मैनिफेस्टो में था। चाहे उसका फायदा हो चाहे न हो, लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर काम किया है। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा था, उसमें भी मंदिर बनवाया उन्होंने, इसका बेनिफिट इनको मिल रहा है जी। तो विनोद जी, तमाम चीजें आपके फेवर में लग रही हैं, कह रहे हैं अखिलेश जी। मोदी फैक्टर है, राम मंदिर है, 370 है। अखिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने इस क्षेत्र का अच्छे से जायजा लिया है और वह जमीनी स्तर पर भी देख रहे हैं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 से लेकर के 2019 के मैनिफेस्टो में जो भी जारी किया था, उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठे वादे करके अभी 15 महीने के लिए सरकार में आई, और आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, जनता के साथ छल कपट किया। यही जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, ये पंचायत मंत्री हुआ करते थे, इनके 7-8 भाई हैं, ये सारे जितने हैं सब बालू के खदान में आकर के यहाँ पर डेला डाल लिए थे। सारे भाई इनके जितने थे, यहाँ तक कि मीडिया में भी खबर चला था, गोली कांड तक हुआ था। तो ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लेकिन एक पेशाब कांड भी है जी प्रवीण जी, विनोद जी। पेशाब कांड हो, उसका भारतीय जनता पार्टी ने अगर उसमें उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता था, टिकट काट दी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पे नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अगर टिकट मिलेगा तो कमलेश्वर पटेल को मिलेगा, उनकी पत्नी को मिलेगा, उनके भाई को मिलेगा, अजय सिंह राहुल को मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। इसका परिणाम है कि आज कभी हम लोग सदन में 2 सीट लाया करते थे, आज 400 का नारा लेकर के चल रहे हैं। और मैं तो अग्रिम बधाई आपको दे रहा हूं, आपके चैनल को भी धन्यवाद कर रहा हूं जो आप लोगों ने खबर दिखाया है। और 400 पार का नारा जो मोदी जी ने लिया है, उससे हम लोग 400 पार करके उनको देने का काम करेंगे। तो प्रवीण जी, एक तो मोदी फैक्टर सब पर भारी पड़ रहा है,
दूसरा परिवारवाद का मुद्दा भी है आपके यहाँ कि एक ही परिवार के लोग आगे आते रहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते रहते हैं, चाहे अजय सिंह राहुल भैया की बात कर लें, चाहे कमलेश्वर पटेल के परिवार की बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ये कहना गलत होगा कि एक ही परिवार को कांग्रेस बार बार मौका देती है। इसके पूर्व में अजय सिंह राहुल भैया लड़े, इसके पहले इंद्रजीत कुमार पटेल जी लड़े थे, चूंकि सीनियर लीडर थे। और हम सब वही तो वो कह रहे हैं, परिवारवाद ना। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े, इस कारण से उनको टिकट मिला है और वो चुनाव लड़ रहा है। मुझे तो दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगती है कि जिन्होंने सारा समय भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया, पूरे समर्पण के साथ दिया, और जब टिकट देने की बात आई तो पता नहीं कहां से ये राजेश मिश्रा जी कूद आए, जो कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के चुनाव में इस्तीफा दिए थे। तो एक समर्पित कार्यकर्ता का क्या हश्र है भारतीय जनता पार्टी में, ये हम सबके सामने दिख रहा है। उसकी पीड़ा, उसका कष्ट, जो तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नेता है जिन्होंने अपना सारा जीवन बरसों लगा दिया भारतीय जनता पार्टी की सेवा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको मौका नहीं दिया। मैं उन नेताओं के प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन प्रवीण जी, वो तो उल्टा आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, वो तो कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, आपके यहाँ तो परिवार से आएगा, राजनीतिक परिवार से आएगा तो उसको टिकट मिल जाएगा। मेरा ये इनसे पूछना है कि राजेश मिश्रा को किस हिसाब से टिकट मिला? राजेश मिश्रा किस परिवार से आते हैं, किस सियासी परिवार से आते हैं? आप कमलेश्वर पटेल का जिक्र कर रहे हैं, वो सियासी परिवार से आते हैं, अजय सिंह सियासी परिवार से आते हैं। राजनीतिक इतिहास रहा है, उनके पिताजी ने आजीवन जनता की सेवा की है, वो भी जनता के बीच में रहे हैं। लेकिन राजेश मिश्रा जी कभी भी किसी भी प्रकार की न तो जनता की सेवा की है, न जनता के बीच में रहे, न कोई उनका ऐसा राजनीतिक बड़ा उनका कद रहा है। मुझे तो तरस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर जिन्होंने अपना सारा जीवन इस पार्टी के लिए खपा दिया और अंतिम में, उनके अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ठेंगा दिखाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ और जनता की सेवा जो करते हैं, ऐसे लोगों को मौका देती है और आगे भी देती रहेगी। तो विनोद जी, आप अपने कांठी कार्यकर्ता जो रहते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं और जो इस्तीफा दे चुके थे ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, तो कार्यकर्ता कहां से मदद करेंगे आपकी? देखिए, शायद इनको पता नहीं है कि राजेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं, काम करते आ रहे हैं। और ये अब उदाहरण दे रहे हैं कि कमलेश्वर पटेल के पिताजी इंद्रजीत पटेल जी नेता थे, इसलिए उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। क्या और कांग्रेस पार्टी में लीडर नहीं था? अजय सिंह राहुल भैया चुरहट से चुनाव हारे और तुरंत उनको लोकसभा का टिकट किस बेस पे दिया गया? सतना से हरा करके उन्हें भेजा गया, फिर लोकसभा का टिकट दिया गया, किस बेस पर कांग्रेस टिकट देती है? इनके पास नेतृत्व विहीन है कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए उन्हीं नेताओं को टिकट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने वाला कार्यकर्ता है, कभी रीति पाठक बनती हैं, कभी गोविंद मिश्रा बनते हैं, कभी राजेश मिश्रा आते हैं, कभी और कोई आएगा सामने जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, उसको टिकट मिलेगा। और ये कोई कहने की बात नहीं है, ये आप लोग भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को ही चुन करके लाती है, कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है भाजपा। तो अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि सीधी लोकसभा में परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है? जिस तरह से बीजेपी लगातार उठाती रही है, चाहे उनका केंद्रीय आलाकमान हो, चाहे मोदी जी हो, लगातार इस मुद्दे पर हमलावर रहते हैं विपक्ष पर। जी सर, अब चूंकि परिवारवाद का मुद्दा अब मिल ही गया भाजपा को, क्योंकि इंद्रजीत पटेल जी 2009 का चुनाव लड़े, फिर 2014 का चुनाव लड़े लोकसभा का, फिर 2019 में अजय सिंह राहुल भैया चुनाव लड़े, वो भी चुनाव हार गए। अब इस बार कमलेश्वर पटेल जी को चूंकि विधानसभा चुनाव 2023 हार गए थे अभी तत्काल ही हाल ही में, फिर इन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया था और कैंडिडेट से दिया जा सकता था इनको टिकट, ऐसा नहीं है। अब पार्टी जो अपना अंदरूनी निर्णय लिया वो मुझ पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे किस वजह से दिया। तो प्रवीण जी, आपके पास है ही नहीं कोई इनके अलावा, कार्यकर्ताओं को आप आगे लाते नहीं है? बिल्कुल, तो मजबूरी में दिया आपने कमलेश्वर पटेल को, पहले भी दे चुके हैं, नया कोई है नहीं आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास प्रत्याशी है, लेकिन हमारे पार्टी का अंदरूनी सर्वे के अनुसार कमलेश्वर पटेल जी एक सशक्त दावेदार थे जिनको पार्टी ने अवसर दिया और हम सब उनको स्वीकार करके उनको जिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो लाइन में थे उनको काट करके राजेश मिश्रा को ही क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष थे वो
प्रदेश कार्य समिति में है, उनके कार्यकर्ता ही तो है ना, पार्टी के लोगों को तो दिया, बाहर वालों को तो नहीं दिया। आप तो सिर्फ 2009 में भी कमलेश्वर पटेल को देते हो, फिर इसके बाद 2019 में राहुल भैया को देते हो, फिर कमलेश्वर पटेल को देते हो। आप अपने गरिमा में तो झांको। पहली बार कमलेश्वर पटेल जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से राजेश मिश्रा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरीके से कमलेश्वर पटेल जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकप्रिय है, युवा है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो पार्टी ने सोच समझ करके निर्णय किया है। यही कारण है, उसकी लोकप्रियता ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तो ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग पर दाव चला है। ये दाव कितना सफल होता है ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी लोकसभा में मुकाबला भले ही कहा जा रहा हो कांग्रेस की तरफ से कि बड़ी टक्कर दे रहे हैं कमलेश्वर पटेल, लेकिन जो उसका इतिहास है सीट का, लगातार 3 बार बीजेपी जीतती रही है, कभी रहा है कांग्रेस का किला। लेकिन जिस तरह से बदलाव हुए, परिसीमन हुए, उसके बाद से बीजेपी का लगातार यहाँ कब्जा है। क्या इस बार कांग्रेस बाजी मार पाएगी? ऐसे आसार तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि मूड है जनता का, बदलाव का, ये कितना बदलाव होता है और जो पिछड़े वर्ग पर दाव चला है वो कितना सफल होता है, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।